हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड़, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के बारे में कि सोशियोलॉजी होती क्या है, उसके क्या क्या स्कोप है, क्या क्या नेचर है, एंड जो सोशियोलॉजी है उसके आपके नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं जिनकी सोशियोलॉजी है। इसके अलावा जो जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं एंड आपके जो सेमेस्टर वाला बैच है, इन तीनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में से मोस्टली 16 नंबर का या आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसलिए आप इस पूरी यूनिट को ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स अगर कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहे तो ईजिली में आप अपने नोट्स है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको सोशियोलॉजी एंड आपका सीईटी एंड आपका साइकोलॉजी की ऑल क्लासेज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में कि एक सोशियोलॉजी होता क्या है। तो मैं बात करूँ सोशियोलॉजी वर्ड की, तो सोशियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है समाजशास्त्र, मतलब समाज के बारे में अध्ययन करना। तो पहली बात यह है कि अपन सोशियोलॉजी के अंदर समाज के अंदर जो भी आपका रिलेशनशिप होता है, या आप जो कोई भी स्टूडेंट है वो आपके हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कैसा बिहेवियर करना चाहिए, तो उन सब के बारे में अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ आपका सोशियोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है। तो सोशियोलॉजी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, देखो ये दो वर्ड से बना है आपका, जो आपका सोसाइटस वर्ड। सोसाइटस का मतलब क्या है आपका सोसाइटी। तो ये वर्ड कहाँ से आया है आपका लैटिन वर्ड से आपका लिया गया है, कि जो आपका सोसाइटस जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है और आपका यूनानी वर्ड से लिया गया है आपका लोगस। इन दोनों से मिलकर बना है आपका सोशियोलॉजी, सोसाइटस एंड आपका लोगस। सोसाइटस का मतलब होता है आपका सोसाइटी मतलब समाज, एंड लोगस का मतलब होता है आपका स्टडी। इट मीन्स इसकी डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ द सोसाइटी, कि एक समाज के बारे में अध्ययन करना या एक पूरी सोसाइटी के बारे में अध्ययन करना या उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है आपका सोशियोलॉजी आपका कहलाता है। तो आपकी जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो आपके दो वर्ड से आया है। पहली बात ये ध्यान रखना, लैटिन वर्ड से आया आपका सोसाइटस एंड आपका यूनानी वर्ड से लिया गया है लोगस। तो सोसाइटस वर्ड का मतलब होता है सोसाइटी एंड लोगस वर्ड का मतलब होता है आपका स्टडी। इट मीन्स सोसाइटी की स्टडी करना ही क्या कहलाता है आपका सोशियोलॉजी आपका कहलाता है। वैसे ये पाया गया कि सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन देना आपका बहुत कठिन माना जाता है, कि इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या दिया, इस सोशियोलॉजी वर्ड के बारे में आपको बताया कि सोशियोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले आया था आपका अगस्ट कॉम, जिनको अपन क्या बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी आप बोलते हो। अगस्ट कॉमेट को अपन क्या बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी आप बोलते हो। पहला क्वेश्चन जीएनएम वाले बच्चों के लिए कि सोशियोलॉजी के फादर कौन थे, तो वो थे आपके अगस्ट कॉमेट। ठीक है, नेक्स्ट आपके अगस्ट कॉमेट ने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी इज जनरली स्टडी ऑफ होल सोसाइटी, कि संपूर्ण सोसाइटी की स्टडी करना क्या कहलाता है आपका सोशियोलॉजी आपका कहलाता है। सोचो में पूरे जो समाज है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है आपका सोशियोलॉजी आपका कहलाता है। ये किसने दी थी आपकी अगस्ट कॉम ने आपका इसके बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता गया बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया अपने अपने तरीके से सोशियोलॉजी के बारे में बताया। तो उसके बाद में आए थे वॉल्ट। इन वॉल्ट ने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज शास्त्र समाज का विज्ञान होता है।
ये किसने दिया था आपका? अकॉर्डिंग टू वार्ड। वार्ड के अनुसार क्या है आपकी इसकी डेफिनेशन कि सोशियोलॉजी आपका सोसाइटी की एक साइंस होती है, मतलब विज्ञान होता है, कि एक समाज एक आपका विज्ञान है। ये किसने बताया था? आपका बोर्ड ने आपके इसके बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट आपका आया था मैकाइवर। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, कि मैकाइवर ने सोशियोलॉजी को थोड़ा और मॉडिफाई किया। तो मैकाइवर ने क्या बोला कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, मतलब समाज के अंदर आप क्या बनाते हो, जो सामाजिक संबंध बनाते हो, समाज के अंदर जो आप सामाजिक संबंध बनाते हो, कि जैसे सपोज करो मैं हूँ, मैं समाज के अंदर जा रहा हूँ, तो समाज के लोग मेरे बारे में क्या धारणा रखते हैं, कि वो मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं। जब मैं कहीं समाज के अंदर जा रहा हूँ, लोग मेरे बोल रहे हैं यार कितना अच्छा इंसान है, कुछ लोग बेकार इंसान भी बोलते हैं। कि जो मैं समाज के अंदर जो रिलेशनशिप बनाता हूँ या नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप का जो जाल होता है, जैसे मामा बुआ ताऊ ताई, जो पूरे जो रिश्ते होते हैं, दोस्त वगैरह, जो पूरा रिलेशनशिप होता है, उसको अपन किसके अंदर पढ़ देंगे? सोशियोलॉजी के अंदर। तो आपका मैकाइवर ने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप। इन्होंने किसके बारे में बताया था? आपका सोशल रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बताया था कि ये क्या होता है? आपका नेटवर्क होता है, मतलब एक जाल होता है। किसका? रिलेशनशिप का। मतलब समाज के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो अपने रिलेशनशिप होते हैं, उनका जो पूरा जाल होता है, ठीक है ना, मतलब एक नेटवर्क होता है कि बहुत सारे अपने रिश्ते भी होते हैं समाज के अंदर, उन सब के बारे में बताया था आपका मैकाइवर ने। तो मैकाइवर ने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप कोमा द नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप। तो इन्होंने एक सामाजिक संबंधों के बारे में बताया है कि सोशियोलॉजी होती क्या है, कि एक सामाजिक संबंध होते हैं जो लोग अपने समाज के अंदर जाकर बनाते हैं। तो देखो, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, और इन संबंधों को ही, इसी जाल को हम क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। कि जो संबंधों के जो जाल बने हुए हैं, जो नेटवर्क होता है समाज के अंदर, उसी को अपन ने क्या बोला है? सोशियोलॉजी बोला है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। नेक्स्ट आपका आता है गिडिंग्स के अनुसार। जो आपका गिडिंग्स ने क्या बोला था कि गिडिंग्स ने बोला था कि साइंटिफिक स्टडी करना, किसकी? समाज की। कि एक समाज की एक साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका सोशियोलॉजी आपका कहलाता है। तो ये एक मामूली सा अपन ने डेफिनेशन के बारे में देखा था कि सोशियोलॉजी आया कहाँ से है। कि सोशियोलॉजी वर्ड आपका दो वर्ड से आया है, एक आया लैटिन वर्ड से और एक आया है आपका यूनानी वर्ड से। लैटिन वर्ड लिया गया है आपका सोसाइटस, मतलब सोसाइटी, एंड आपका लोगस मतलब होता है आपका स्टडी, मतलब समाज की स्टडी करना या सोसाइटी की स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपका सबसे फर्स्ट आया था आपका अगस्त कॉमेट। अगस्त कॉम को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी को बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि होल सोसाइटी, पूरे समाज की स्टडी करना क्या कहलाता है? एक जनरल स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में आए थे आपके बोर्ड। बोर्ड ने क्या बताया था कि जो सोसाइटी होती है वो आपकी कौन सी साइंस होती है? साइंस होती है, मतलब एक विज्ञान होता है, समाज एक विज्ञान होता है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सोशियोलॉजी बोल रहे हैं। इसके बाद में आए थे आपके मैकाइवर। मैकाइवर ने क्या बोला था? सोशल रिलेशनशिप के बारे में आपका मैकाइवर ने बनाया था कि लोग जो समाज के अंदर जाकर जो सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सोशियोलॉजी आप बोलते हो। नेक्स्ट आया था आपका गिडिंग्स। गिडिंग्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि समाज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सोशियोलॉजी आप बोलते हैं। अब जिन बच्चों को ये डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करनी है, वो बच्चे इन डेफिनेशंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या होते हैं। अपन ने अभी इसके थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में देखा था। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में कि सोशियोलॉजी होते हैं उसके नेचर क्या होते हैं। जैसे देखो, जनरली अपन बात करते हैं कि यार कि ये इंसान का नेचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये अपन किसी के लिए ये भी बोलते हैं कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। आपने क्या देखा? उसका नेचर देखा।
उसका स्वभाव देखा, तो वही चीज़ अपन सोशियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा होता है, कि इसके क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है, कैसा दिखाई देता है, या आपकी सोशियोलॉजी कैसी होनी चाहिए। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट बात करते हैं, तो मैंने डेफिनेशन में पहले ही आपको बता दिया था कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, सोशियोलॉजी क्या होती है आपकी, विज्ञान होती है। सोशियोलॉजी क्या होती है आपकी, एक विज्ञान होती है। इसका क्या मतलब है, एक विज्ञान है। तो देखो अपन आप देखते हैं कि इट यूजेज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो जब भी आप सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो तो इसके अंदर आपके साइंटिफिक मेथड है वो आपके यूज होने चाहिए। बिना फैक्ट के, बिना साइंटिफिक के आप किसी भी चीज़ की ना तो खोज कर सकते हो, ना उसके बारे में किसी को आप बता सकते हो बिना एग्जैक्ट किस, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, इसके अंदर साइंटिफिक मेथड आप यूज किए जाने चाहिए, तभी तो अपन इसको साइंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होती है आपकी, इन्वेस्टिगेशंस होती है, मतलब आपकी जांचें करना, परीक्षण करना। अब आप जैसे कोई भी समाज के अंदर जाते हो, कोई भी चीज़ें आप देखते हो तो पहले उसके बारे में क्या करते हो, नॉलेज लेते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, क्या रियलिटी में ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ये एक नेचर होता है आपका किसका, सोशियोलॉजी का, कि ये एक साइंस होती है। तो इट यूजेज साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं एंड आपका इन्वेस्टिगेशंस कॉमा डिफरेंस बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत प्रकार की नॉलेज होती है और अलग अलग तरीके के लोग इसके अंदर आते हैं। कोई क्या राय देगा अपनी नॉलेज के थ्रू, जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा वो अच्छी नॉलेज देगा, जिसको कम ज्ञान होगा वो थोड़ी कम नॉलेज देगा। तो बहुत सारी आपकी डिफरेंसेस बॉडी होती है इसके अंदर नॉलेज की, वो आपको देते हैं। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू एंड आपका साइंटिफिक मेथड आप किसके अंदर यूज करोगे, एक सोशियोलॉजी के अंदर आप यूज करते हो। तो पहला नेचर क्या होता है आपका, कि ये क्या होती है आपकी, एक साइंस होती है। साइंस का मतलब इसके अंदर आपको साइंटिफिक मेथड, इन्वेस्टिगेशन एंड डिफरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज आपको यूज लेना है। नेक्स्ट ये आपका एक सोशल फिनोमिना आपका होता है, ठीक है। एक समाज के थ्रू ही आप सब चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज करना है तो वो आपको समाज के अंदर यूज करना, मतलब सार्वभौमिक है ये चीज़। नेक्स्ट अगर मैं जीएनएम वाले बच्चों की बात करूँ तो उनको क्या लिखना है कि इसके अध्ययन हेतु, इसके मतलब समाजशास्त्र के, कि समाजशास्त्र के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है। वही बात क्या यूज कर रहे थे अपन, साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे थे। तो इनको क्या लिखना है कि जब भी आप सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हो तो आपको एक साइंटिफिक तौर तरीके, मतलब एक वैज्ञानिक तौर तरीकों का प्रयोग आपको करना है। ऐसे नहीं गए आपने, ठीक है हाँ भाई समाज का अध्ययन किया कि इसके अंदर क्या कमी है, ऐसे नहीं। आपको बिल्कुल एक साइंटिफिक मैनर के अंदर उस चीज़ के बारे में आपको प्रयोग करना है, वाकई में ये चीज़ सही है या गलत है। समाजशास्त्र के निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संग्रह करना, कोई भी आपको फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, उनका आपको संग्रह करना, एक साथ उनको इकट्ठा कर लिया कि आप अलग अलग समाज के अंदर गए, कोई को नई नई क्रूरतियाँ आपको मिली, कोई अच्छाइयाँ भी आपको मिली होगी, तो उन सबको आपने क्या किया, संग्रह कर लिया। संग्रह करने के बाद में आपने उनका क्या किया, विश्लेषण किया, उनको देखा। नेक्स्ट उनका क्लासिफिकेशन भी आपका या वर्गीकरण भी आपका किया जाता है। तो समाजशास्त्र के अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी जो तथ्य होते हैं आपके फैक्ट होते हैं, कोई बिना फैक्ट के सोशियोलॉजी कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट अपन जब पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी आपकी फैक्चुअल होती है, मतलब फैक्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो अपन इसके अंदर क्या देखेंगे कि समाजशास्त्र में निरीक्षण द्वारा तथ्यों का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। किसके अंदर, आपका सोशियोलॉजी के अंदर। तो इसके दो नेचर आपके जीएनएम वाले बच्चों के लिए हो गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका सेकंड नेचर के बारे में, ठीक है। तो सेकंड नेचर क्या होता है आपका, सोशियोलॉजी क्या होती है आपकी, फैक्चुअल होती है, मतलब बिना फैक्ट के आप इसके अंदर कोई भी डील नहीं कर सकते। इस चीज़ को क्लियरली ध्यान रखना कि आप अगर मेरे को कोई भी चीज़ें बताओगे कि यार इस समाज के अंदर ये चीज़ें हो रही है, तो मैं कैसे मान लूँगा बिना फैक्ट के, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना मेरे को। तो आपका जो सोशियोलॉजी होती है वो आपकी एक फैक्ट पे डील करती है। तो इट इज़ डील विद द फैक्ट ओनली, यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे अगर सपोज करो कोई भी समाज के अंदर कोई कुरीतियाँ चल रही है,
चल रही है। अब आपको उस चीज़ के बारे में पता लगा या नॉलेज मिली, आप एक सोशियोलॉजिस्ट हो, आपको उस चीज़ के बारे में पता लगा कि इन समाज के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है या आजकल नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है, तो आप क्या करोगे, इस फैक्ट को वहाँ से कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करने के बाद उनका विश्लेषण करोगे, उनको कमियों को दूर करने की कोशिश करोगे, लोगों को अवेयर करके। तो आपका क्या होती है, सोशियोलॉजी एक फैक्टुअल आपकी होती है। तो ये आपकी डील करेगी ओनली फैक्ट पे, एंड इसके अंदर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल से मेथड यूज करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपन ने अभी इसके दो नेचर के बारे में देखा कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, सोशियोलॉजी क्या होती है, साइंस होती है। साइंस मतलब एक विज्ञान है, तो इसके अंदर आपको साइंटिफिक मेथड्स है, इन्वेस्टिगेशंस है, एंड डिफरेंट नॉलेज है, आपको यूज करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके में वैज्ञानिक तौर तरीके आपको यूज करने। नेक्स्ट इसके निरीक्षण, आपको जो भी तथ्य है उसका निरीक्षण करने के लिए उसको संग्रह करोगे, उनका विश्लेषण करोगे, एंड उनका वर्गीकरण किया जाता है। एंड सेकंड अपन ने ये देखा था कि जो सोशियोलॉजी होती है वो आपकी फैक्चुअल होती है, मतलब बिना फैक्ट के कोई मतलब नहीं, कोई फैक्ट आपको मिला उस फैक्ट पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और एक साइंटिफिक मेथड से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो आप जब तक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के आप ये दोनों जो नेचर है आप इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो अपन ने अभी दो पॉइंट पढ़े थे आपके नेचर के, सोशियोलॉजी आपका साइंस है एंड आपका सोशियोलॉजी एक आपका फैक्ट पर आधारित आपका होता है। नेक्स्ट अपन अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है आपकी भविष्यवाणी। अपन क्या कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से भविष्यवाणी भी आप कर सकते हैं, चाहे वो पूर्ण रूपेण सही हो चाहे ना हो, चाहे वो सिद्ध हुई हो या ना हो, क्योंकि अपन प्रेडिक्शन तो ऐसे करते हैं कि यार समाज के अंदर ये चेंजेस आ सकते हैं, अब वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट, सोशियोलॉजी प्रिडिक्ट भी अटेम्प्ट आपका कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि साइंस कैन मेक प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल, की सार्वभौमिकता के आधार पर ये आपका एक विज्ञान के तौर पर आपका प्रिडिक्शन भी कर सकती है। प्रिडिक्शन मतलब एक आपकी भविष्यवाणी भी कर सकती है, बट वो भविष्यवाणी बहुत बार सही भी हो सकती है या फिर वो गलत भी हो सकती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो सोशियोलॉजी होती है वो आपकी कौन सी साइंस होती है, आपकी वो सामाजिक विज्ञान होती है, ना कि वो प्राकृतिक विज्ञान होती है। इसी के आधार पर बस ओनली अपन एक भविष्यवाणी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिद्ध हो या वो चाहे सिद्ध ना हो बाद में जाकर। बट एज ए सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने पहले भी बताया था, अब मैं भी जैसे आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे 50 साल 60 साल के बाद में जैसे और टाइम बढ़ता जाएगा, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके आते जाएंगे। जैसे समाज में नॉर्मली अपन ने अभी भी देखा है कि पहले क्या होता था कि जैसे गाँव के रीति रिवाज थे कि जैसे कोई भी नई नई बहू आती है घर के अंदर, वो क्या होते हैं पूर्ण रूपेण बिल्कुल एक घूंघट के अंदर तौर तरीके से बात करना, सारी चीज़ होती थी। आजकल आपके ज़माने को आपको देख ही रहे होंगे, आजकल ना तो कोई घूंघट काटता है न क्या है, खुलेआम डांस करते हैं लोग। तो वो समाज के अंदर चेंजेस आए, तो वो पहली प्रेडिक्शन थी, अब वो सिद्ध भी हो सकती थी नहीं भी सिद्ध हो सकती थी। बहुत समाज के अंदर या बहुत समाजों के अंदर ये चीज़ें अभी भी चली आ रही है, बहुतों के अंदर नहीं चलती। तो वही चीज़ है कि आपकी सोशियोलॉजी जो प्रिडिक्ट है वो अटेम्प्ट आपकी कर सकती है। तो साइंस कैन मेक प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल, जो साइंस है जो विज्ञान है वो प्रिडिक्शन आपका सोशियोलॉजी के अंदर कर सकते हैं एक विज्ञान के रूप में कि ये आगे चलकर हो सकता है, चाहे वो बाद में सिद्ध हो या ना हो, बट एज ए सोशियोलॉजी आप उसके अंदर ये प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपके सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन लोगों की एग्ज़ाम्स अभी आने
वाली है। लास्ट जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर के अंदर उनकी एग्ज़ाम्स आपकी 100% आपकी हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या पैटर्न यूज़ कर रखे हैं पढ़ाई करने के कि आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके आपकी ओनली एक तो आपका होगा एनाटॉमी का पेपर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एंड आपके दूसरी सब्जेक्ट है उनके सोशियो एंड आपकी साइकोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्टों का उनके अंदर आपका पेपर होगा, पहली सब्जेक्ट और आपकी दूसरी सब्जेक्ट। तो मैं जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अगर वो बच्चे हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको एनाटॉमी के कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है कि हमको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है या एंडोक्राइन के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उनके अंदर बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए कि सर हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप लोगों के कमेंट्स मिलेंगे हम आपको उस सिस्टम का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके आपकी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर आपका अराउंड 1 मंथ के अंदर मतलब इस अक्टूबर के अंदर अंदर हम आपकी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव वाले या फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे इस बार। तो किस पैटर्न में वो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं उसके लिए आपको जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। अराउंड कम से कम सोशियोलॉजी के 100 के लगभग क्वेश्चन एंड आपके साइकोलॉजी के भी 100 से 125 के लगभग क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड मैं आपका कर दूंगा। या हमारे जो एनाटॉमी वाले सर हैं उनसे मैं बोलूँगा कि जो एनाटॉमी के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को अवेलेबल करवा दिए जाए। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सबको बहुत आपको फ़ायदा होने वाला। तो नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड यूनिवर्सल। जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं सोशियोलॉजी के, वो क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल होते हैं। मतलब वो सिद्धांत आपके सार्वभौमिक आपके होते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक का मतलब होता है आपका कि जितने भी इसके अंदर जो भी सिद्धांत होते हैं वो सारे प्रूव्ड होते हैं, मतलब प्रूफ किए हुए आपके होते हैं। लाइक दैट वो सारे जो भी आपके प्रिंसिपल्स रहेंगे वो ट्रू रहेंगे, बिल्कुल सत्य पर आधारित आपके रहते हैं। तो अपन बात करते हैं कि द लॉ ऑफ सोशियोलॉजी प्रूव्ड, कि जितने भी इसके जो नियम रहते हैं या कोई भी जो भी नैतिक सिद्धांत है आपके रूल है वो सारे आपके ट्रू होते हैं या प्रूफफुल आपके होते हैं। तो 4th नंबर का आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी आर यूनिवर्सल, कि जो जितने भी सिद्धांत होते हैं सोशियोलॉजी के वो आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल आपके होते हैं। या मैं कहूँ कि जितने भी आपके इसके लॉ होते हैं या कोई भी नियम होते हैं वो सारे प्रूव्ड होते हैं या वो आपके ट्रू होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 5th नंबर का आता है आप किसका नेचर, कि इट डिस्कवर, जो खोज की जाती है वो कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या क्या कारण है और उनके जो रिलेशनशिप होते हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट आपके पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब सोशियोलॉजी की, फॉर द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये लाइन 6 हो गई, इन इट्स सब्जेक्ट, इसी के बारे में आपको इसके अंदर डिस्कवर करना है। इसके अंदर मतलब समाज के अंदर ही, कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, तो इसी के अंदर इसके क्या क्या कॉज हैं और उनके क्या क्या जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आपके पड़ते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी जो सब्जेक्ट है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन तो क्या देख रहे हैं कि जो इसका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी या समाज के अंदर क्या क्या कारण है उसके स्ट्रक्चर के और क्या क्या रिलेशनशिप्स के अंदर क्या क्या उनका इफेक्ट आपका पड़ता है, एंड मैटर्स एंड इन दिस कनेक्शन, और उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप होते हैं, कैसे कनेक्शंस होते हैं, उनके बारे में आपको किसके
कौन बताएगा? सोशियोलॉजी आपको उसके बारे में आपको बताता है। तो अपन ने 3 यहाँ पर देखे कि सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट। सोशियोलॉजी क्या करती है? आपका भविष्यवाणी अटेम्प्ट करती है, चाहे वो सिद्ध हो चाहे वो ना हो, बट एज ए सोशियोलॉजी के अंदर जो भी आपकी सोशियोलॉजिस्ट है वो आपको प्रिडिक्ट आगे के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी आर द यूनिवर्सल, कि जो सिद्धांत होते हैं सोशियोलॉजी के वो आपके क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, मतलब वो प्रूव्ड होते हैं या आपके ट्रू होते हैं। बिना प्रूफ के कोई भी प्रिंसिपल्स आपको बताए नहीं जाएंगे। पहले वो सिद्ध होते हैं या ट्रू होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च होती है, फिर जो तत्व आपको सही पाए जाते हैं उनके बारे में ही आपको बताया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इस डिस्कवर द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि सोशियोलॉजी क्या डिस्कवर करती है कि जो समाज के अंदर क्या क्या कारण है, क्या क्या गलत गलत अवधारणाएं बनी हुई है और उनका जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आपका पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके नेचर के बारे में। इसके अलावा अभी 2-3 नेचर और है। इसके अलावा मैं आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सोशियोलॉजी है इसके 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस वाले के, कि अगर क्वेश्चन आए डिफाइन सोशियोलॉजी एंड इट्स नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब ये आपका है 4 नंबर के अंदर। तो 4 नंबर के अंदर अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत है नहीं। सोशियोलॉजी के डेफिनेशंस लिख लें, या तो आप इनका नाम लिख दो 7-8 का, तो इनके बारे में 1-1-2-2 हल्का फुल्का लिख दो। और अगर आपका 16 नंबर का आता है तो इसके साथ में इसके इम्पोर्टेंस भी पूछ लिए आपको जाएंगे, तो अब आपको फुल डिटेल के अंदर इनके बारे में लिखना है। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफाइन सोशियोलॉजी, इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सारे क्वेश्चन आ गए, तो उनके अंदर इनके नाम लिखने हैं। अगर कोई अच्छे से याद है तो हल्का फुल्का आप लिख सकते हो, अदरवाइज इतना डीप लिखने की ज़रूरत है नहीं। और अगर अलग से ही नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आता है 4 नंबर का, तब तो आपको इनको डिटेल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो आप इन तीनों को भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नेचर के बारे में, कि आपका अपन ने 5 नेचर इसके देख लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजी प्रिंसिपल्स आर वेरीफाइबल, कि मतलब आपके जो भी सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल होते हैं वो आपके वेरीफाई होते हैं, मतलब आपके एक तरीके से सत्य होते हैं। ये अपने देखा था वही आपका लॉ ऑफ सोशियोलॉजी, कि जितने भी रूल होते हैं आपके सोशियोलॉजी के वो आपके प्रूफ होते हैं, या वेरीफाई होते हैं या ट्रू होते हैं। एंट्री है वेरिफिकेशन एंड आपका रीवेरिफिकेशन। आप कितनी भी बार उसको वेरीफाई करो या बार बार उसको क्या करो, वेरीफाई करो, चेक करो, वो हर बार जो वो तथ्य होते हैं वो आपके बिल्कुल आपको प्रूफ एंड आपके सत्य आपको मिलते हैं। तो आपका सोशियोलॉजी प्रिंसिपल्स आर वेरीफाइबल, जो आपके सोशियोलॉजी होते हैं उसके जो भी लॉ होते हैं, जो भी नियम होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं वो आपके प्रूफ होते हैं या ट्रू होते हैं। आप कितनी भी बार उसको चाहे वेरिफिकेशन करो, चेक करो या बार बार उनको चेक करो, वो आपको हर बार क्या मिलेंगे, सत्य ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोशियोलॉजी इज़ ए जनरल साइंस। सोशियोलॉजी क्या होती है, एक जनरल साइंस होती है, ना कि एक स्पेशल सोशल साइंस। अगर मैं बात करूँ आपकी तो ये क्या होती है आपकी, एक सोशल साइंस अपन बोल सकते हैं, बट एक स्पेशल एक सोशल साइंस ही होती है वो नहीं बोल सकते। ये एक क्या होती है आपकी जनरल साइंस आपकी होती है। देखो ये कैसा क्या है, लाइक इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस भी इसके अंदर अपन थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो देखो सोशियोलॉजी डज नॉट फोकस ऑन ओनली वन आस्पेक्ट, ये ओनली एक आस्पेक्ट पर ही फोकस नहीं करती, मतलब आपका एक ह्यूमन एक्टिविटी पर ही फोकस नहीं करती है। इसके अलावा ये जितने भी आस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन की लाइफ के बारे में, कि एक जो जनरल लाइफ एक आदमी जीता है, कि कितना वो कमा रहा है, वो बीवी बच्चों को खिला पा रहा है नहीं खिला पा रहा, समाज के अंदर क्या चल रहा है। लोग आजकल क्या होते हैं, जैसे ही कमा के लाते हैं दारू सिगरेट के अंदर उड़ा देते हैं, बच्चे जो उनकी पत्नियां उनके लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते, सेविंग नहीं रखते। है तो ये समाज की एक वो मान सकते हो आप,
कि समाज के अंदर ऐसे चलन है कि जो बहुत लोग क्या होते हैं, इस वजह से क्या होता है, इकोनॉमिकली वीक रहते हैं। तो उन लोगों की स्टडी करी, उन लोगों को अवेयर किया कि भाई जो अल्कोहल आप पीते हो वो पीना गलत बात है, आप इसको छोड़ दीजिए, जिससे आप इकोनॉमिकली थोड़े से क्या हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। तो उस बारे में भी आपको एक सोशियोलॉजी के अंदर ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि जो समाज के अंदर जो लोग हैं वो थोड़ा सा जो अब बोलते हैं ना चीज़ें कि भाई रास्ते से अपन जो भटक जाते हैं कि सही चलते चलते अपन गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो अपन ने देखा कि भाई कम से कम 40% जो युवा हैं वो अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ की स्टडी करी। ये चीज़ आपने देखा कि यार समाज के जो बच्चे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो उसके बारे में फिर आपने क्या किया, उन पे तथ्यों को लिया, उनको तथ्यों को देखा कि यार क्या हो रहा है समाज के अंदर। फिर आपने क्या किया, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि भाई ये चीज़ गलत है, आप पढ़ाई पे फोकस करो, जिससे आप आने वाले टाइम में अपने बीवी बच्चों को अच्छे से खिला पिला सको, या अपना जो जीवन है अपने वो बहुत अच्छे से आप कर सको। तो उस चीज़ के बारे में अपन सोशियोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। इसलिए अपन ने सोशियोलॉजी को क्या बोला है कि ये एक क्या होती है, आपकी एक जनरल साइंस होती है, ना कि एक सोशल साइंस। अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी एक स्पेशल एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करती, ये जो अपनी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर ये क्या करती है, आपकी फोकस आपका करती है। तो ये अपन ने अभी नेचर के बारे में अपन ने देखा था। इसके बाद में अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे कि जो सोशियोलॉजी होती है उसका नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तब तक आप इनको भी आप नोट डाउन आप कर लीजिए। इम्पोर्टेंस सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, कि सोशियोलॉजी का नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। कि एक समाजशास्त्र की अगर आपको नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को अपने नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर कैसे कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर पहला आपका ये पॉइंट आता है कि सोशियोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंड मतलब समझने में, दोज फोर्स एंड प्रेशर, कि आपको किस हिसाब से आपका जो भी मरीज है उसको आपको टैकल करना आना चाहिए। जैसे कोई भी मरीज आपके पास आता है तो देखो, हर जो इंसान होता है समाज के अंदर उसका एक आत्मसम्मान होता है। तो आप अगर उससे गलत तरीके से बात कर रहे हो, तू तड़ाके से बात कर रहे हो, तो कोई भी मरीज़ आपको क्या नहीं करेगा, एक तरीके से आपसे ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करेगा, या उस मरीज़ के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। वो आपसे बिल्कुल ही मना कर देगा कि जैसे कोई भी हॉस्पिटल में आप जाते हो, उस हॉस्पिटल में अगर आपसे कोई भी वहाँ का स्टाफ है अगर वो आपसे बदतमीजी करता है, एक तरीके से ये मान लो, तो आप क्या करोगे, उस हॉस्पिटल में दोबारा जाना पसंद करोगे क्या? कोई नहीं करता कि यार इस हॉस्पिटल का तो स्टाफ ही बेकार है, तो तड़ाके से बात करता है, ना हमारी सुनता है ना क्या है, हमेशा प्रेशर बनाता है, बिना काम के फोर्स डालता है हमारे ऊपर, ये करो वो करो। तो उन चीज़ों का एज ए एक नर्स आपको नॉलेज होना चाहिए कि समाज के अंदर कि आप कैसे आपको लोगों को व्यवहार आपको बनाना है, या कोई भी मरीज़ जब आपके पास आता है तो उसके साथ आपको किस प्रकार से जो IPR है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो मेंटेन करना है, जिससे उसकी जो मन की बातें हैं उनको आप अच्छे से जान सको और आप वो क्या कर सको, उस मरीज़ का बहुत अच्छे से आप ट्रीटमेंट उसका कर सको। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र होता है वो हेल्प करता है समझने में दोज फोर्स एंड प्रेशर विच अफेक्ट पेशेंट एडवर्सली, जो आपका पेशेंट है उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट है वो आपका डाल सकता है, कि आपको किस प्रकार से आपके मरीज़ पर फोर्स एंड प्रेशर आपको नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो आप पेशेंट को जो चीज़ एडवाइस करोगे वो पेशेंट बिल्कुल भी आपकी नहीं मानेगा कि अरे तो ज़बरदस्ती मेरे से कोई काम करवा रहे हैं, तो उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग आना स्टार्ट आपका हो जाती है। तो इसीलिए एज ए नर्स आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका मरीज़ आता है आपको किस हिसाब से उसको टैकल करना है, जो आपकी जो भी बातें आपको उसको बतानी है वो बिना प्रेशर के या बिना उसको फोर्स किए आपको सारी चीज़ें उसको बतानी है। लाइक एक बहुत पोलाइटली तरीके से आपको आपके पेशेंट के साथ में डील
करना है। जैसे आप आपके घर पे जाते हो, आपके जो भी पेरेंट्स होते हैं उनसे पोलाइटली तो बात करते हो, तो उसी हिसाब से आपको आपके मरीज़ से बातें करनी है, जिससे क्या हो वो अपनी मन की बातें आपको बताएं। अब जैसे ही आपको उसके सोशो कल्चरली जो इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ रहे हैं उनके बारे में वो आपको बताएगा, तो वो सारी बातें उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपकी रहेगी। तो इसीलिए एक नर्स का आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मरीज़ आपके पास आता है तो आपको उसको बहुत पोलाइटली तरीके से आपको उसके साथ में डील करनी है। उसको आपको कभी भी फोर्स या प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स या प्रेशर डालते हो तो वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आपका डाल सकता है, जिससे उसके ट्रीटमेंट पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंस की। तो इट मतलब सोशियोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग नर्स को समझने में कोई भी बिहेवियर का मतलब पेशेंट से रिलेटेड, कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसके बिहेवियर को समझने के लिए, क्योंकि बहुत तरीके पेशेंट आपको मिलेंगे जब आप हॉस्पिटल में जाओगे। कुछ पेशेंट ऐसे रहेंगे उनका जो नेचर होता है वो बहुत पोलाइट रहता है, जैसे आप बोलोगे बिल्कुल आप वैसे ही करोगे। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं वो थोड़े दिमाग से ऐसे होते हैं कि नहीं आपने ऐसे क्यों कर दिया, आपने ऐसे क्यों कर दिया। तो उस जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसका बिहेवियर को जानने के लिए आपका सोशियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कभी भी जाते हो तो जब आप लोगों से मिलते हो तो कुछ लोग क्या होते हैं बहुत पोलाइटली बात करते हो, तो आप क्या बोलते हो कि यार इस इंसान का बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है। वही आपका मरीजों के प्रति, कि बहुत मरीज आपसे बहुत पोलाइटली बात करेंगे। तो एक ही जो आपके पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनका बिहेवियर जानने के लिए, या उसका कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, ठीक है, उसके द्वंद्व, उसके मन में क्या चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि एक ही इंसान के अंदर एक टाइम पर दो पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है, दो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या बहुत सारी आपकी क्या हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग्स आपकी हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपन नेक्स्ट कोई भी वीडियोस के अंदर अपन बात कर लेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई भी जो टेंशन आपके मरीज के माइंड के अंदर अराइज हो रही है, या दो पॉजिटिव हो सकता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, कि आपके मरीज के सामने दो पॉजिटिव सिचुएशन उनकी आ गई है और इन दोनों पॉजिटिव के अंदर एक ही सिचुएशन है जिसको उसको एक्सेप्ट करना है। तो उस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को अपन क्या बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलोगे। एंड अगर आपका कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान है उसके सामने दो नेगेटिव, अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़ें आ जाती है सिचुएशन और उन दोनों नेगेटिव में से एक सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो उस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को अपन बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बार क्या होता है आपका मरीज के सामने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपकी सिचुएशन आ जाती है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। या दो से अधिक क्या आ जाती है सिचुएशन आ जाती है नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनको अपन बोलते हैं मल्टीपल अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चारों जो मैंने बताए थे ये आपको कॉन्फ्लिक्ट के टाइप बताए थे। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई, उस सिचुएशन की वजह से क्या अराइज होगा, टेंशन अराइज होगी, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है मरीज को कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए आपको सोशियोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोशियोलॉजी के बारे में पता है कि भाई समाज के अंदर क्या क्या कैसे आपको बिहेवियर करना है, कैसे आपके मरीज के साथ में कैसे डील करना है, तो एक ईजिली वे में आप क्या कर सकते हो, जो आपके मरीज के माइंड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको आप ईजिली वे में बाहर निकाल सकते हो, जिससे आप उसका एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जो IPR होता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक्स है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर IPR की, तो यहाँ पर IPR का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मरीज़ आपके पास में आता है या आपके वार्ड के अंदर या आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो उस मरीज़ से आपको आपका कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, कि वो मरीज़ आपके ऊपर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर वो मरीज़ आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से विश्वास कर रहा है
कि यार ये स्टाफ बहुत अच्छा है, ये मेरे ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसका मतलब उस मरीज़ के साथ में आपका IPR बिल्ड हो चुका है। तो वो IPR उस मरीज़ के ट्रीटमेंट में आपकी बहुत अच्छे से क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो कोई भी जब मरीज़ आपके हॉस्पिटल में आता है तो उसके साथ में आपका IPR अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोई भी ग्रुप, जो हॉस्पिटल में से आपके ग्रुप बने हुए रहते हैं या समाज के अंदर जो ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट आपका एडेप्टेशन, किसी चीज़ को स्वीकारना। तो ETC ये सारी बातें डिफरेंट पीपल वर्किंग इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन, कि आपके जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। कोई आपका स्वीपर भी काम करेगा, आपका नर्सिंग स्टाफ भी काम करेंगे, डॉक्टर भी काम करेगा, या आपका सुपरवाइज़र है। बहुत अलग अलग तरीके के लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं। तो उन हॉस्पिटल्स के ग्रुप्स है, उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसा है, उनके साथ में आपका IPR कैसा है। जब कोई हॉस्पिटल के स्टाफ है उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, या आपका कोई भी पेशेंट है उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए या सामने वाले की इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए आपकी सोशियोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोशियोलॉजी की नॉलेज आपके पास है तो आप उनको अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर अप्लाई करके कोई भी मरीज़ है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो, या अपने जो भी साथी स्टाफ है उनके साथ आप अपना IPR है वो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड नंबर के इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो जो आपका सोशियोलॉजी है वो आपकी गेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंट की सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में, कि जो मरीज़ है वो समाज के अंदर किस प्रकार की लाइफ जीता है, क्या उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, क्या उसकी लाइफ स्टाइल है। उन सबको जानने के लिए आपका सोशियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक बार आपके मरीज़ की सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में पता लगा लिया तो इस सोशियो कल्चरल लाइफ के थ्रू आप क्या बना सकते हो, उस मरीज़ की हेल्थ प्लानिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस आपकी इसकी रहेगी। आप अब इन सब चीज़ों की नॉलेज रखने के बाद में आपने उसकी हेल्थ प्लानिंग करके जब आप उसके ट्रीटमेंट के अंदर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके मरीज़ की जो बीमारी है या उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी ठीक आप कर सकते हो। तो एक नर्स को अपने मरीज़ की सोशियो कल्चरल लाइफ जानने के लिए सबसे पहले उसके साथ में आपका IPR मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। एक मरीज़ को आपको ये विश्वास दिलाना है कि हम अपनी तरफ से बहुत बेटर आपको ट्रीटमेंट देंगे या आपकी बहुत बेटर हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ठीक हो सकते हो। तो अपन ने अभी 3 इम्पोर्टेंस के बारे में देखा था कि सोशियोलॉजी होती है वो नर्स की किस में हेल्प करती है, कि मरीज़ को आपको बिना काम कोई भी प्रेशर या फोर्स नहीं करना है। अगर आप आपके मरीज़ को अननेसेसरी प्रेशराइज या फोर्स कर रहे हो तो उसके ट्रीटमेंट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये आपकी एक नर्स को क्या जानने के लिए, कि आपके बहुत सारे लोग क्या होते हैं आपके हॉस्पिटल में काम करते हैं, बहुत तरीके के लोग होते हैं जो आपके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो उन सारे लोग हैं जो मरीज़ मान लो या अपने जो साथी लोग हैं वो मान लो, या अपन से हायर जो आपके सीनियर्स हैं वो मान लो, तो उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसा है, उन लोगों का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उनसे कैसा IPR मेंटेन करना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको सोशियोलॉजी की बहुत पढ़ना या सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करूँ सोशियोलॉजी के थ्रू अगर आपको आपके मरीज़ की सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में अगर आपको पता लग जाता है तो वो सोशियो जो कल्चरल लाइफ है उसके बारे में आपको पता लग गया तो वो क्या कर सकती है, जो आप हेल्थ प्लानिंग करोगे उस मरीज़ को लेकर उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी। और जब आपने कोई भी हेल्थ प्लानिंग कर ली तो आप जब उसके ट्रीटमेंट में उस चीज़ को इंक्लूड करोगे तो मरीज़ के ठीक होने के जो चांसेज है वो आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपकी सोशियोलॉजी है वो नर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक आप इन 3 को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट इसके और इम्पोर्टेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो अपन ने सोशियोलॉजी के 3 इम्पोर्टेंस तो अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो दौसा के अंदर आपकी चलाई जा रही है, जिसके अंदर अभी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जो क्लासेज हैं उनके लिए अभी हमारे यहाँ पर रनिंग बैच चले हुए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे जो आपके बैनर है उसके ऊपर हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप कांटेक्ट कीजिए एंड आप ऑफलाइन क्लास है जब वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो कोचिंग संस्था है उसके अंदर जो पोस्ट बीएससी है उन बच्चों के लिए भी जो क्लासेज है वो चलाई जाएगी। तो आपकी एक बैच तो पहले निकाल ही दिया है, इसके अलावा आपका जो नया बैच है वो भी हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पोस्ट बीएससी वाले बच्चे हैं वो भी ऑफलाइन क्लासेज है वो आप ले सकते हैं। तो चलो अपन नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखो आपका जो सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस है वो एक नर्स की कैसे हेल्प करता है। तो नर्स लर्न का मतलब सीखती है, टेक्निक्स। सोशियोलॉजी के थ्रू जो नर्स होती है वो नई नई टेक्निक्स है उनके बारे में सीखती है कि यूज इन नर्सिंग, कि वो कोई भी मरीज है या वो अपने आप को एक सिचुएशन के अंदर कैसे अपने आप को एडजस्ट है वो आपका कर सकती है। जैसे देखो आपके हॉस्पिटल के अंदर है, मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत तरीके के पेशेंट्स हैं या उनके गार्जियंस जो आते हैं। कुछ लोग तो बहुत पोलाइट रहते हैं, जो आप जैसा बोलोगे, जैसे सपोज करो आपकी नाइट ड्यूटी चल रही है, अब उस नाइट ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी मरीज है उसको सपोज करो पेन होता है, तो 8 बजे जैसे ही आपकी ड्यूटी शिफ्ट होती है तो उस टाइम क्या होता है, सारे जो भी पेशेंट्स आपके पास होते हैं उनका अपन क्या कर देते हैं, जो ट्रीटमेंट जनरली ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने लिख रखा है वो आप सबने उनको लगा के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप फ्री हो गए। इसके बाद में अगर फिर कोई पेशेंट आपके पास आता है कि सर हमारी तो दर्द मिटा ही नहीं, आपने जिस इंजेक्शन जो इंजेक्शन आपने हमारे लगाया था उस इंजेक्शन से दर्द तो हमारे मिटा ही नहीं, अब वापस लगाओ। तो एज ए नर्स आप दोबारा वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर की परमिशन चाहिए होती है, वो भी रिटर्न के अंदर। अब कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं जिनको आपने जनरली समझाया कि सर हमने अभी इंजेक्शन लगाया है, कुछ देर और वेट करो आपका दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो वो पेशेंट क्या करेगा, उसके गार्जियन चलो ठीक है डॉक्टर साहब या हम और इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमको तो अभी लगाओ इंजेक्शन। तो वो जो सिचुएशन आपके सामने आई है उस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, तो उसके बारे में आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत ऐसे लोग आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे जिसके थ्रू आपको अपने आप को उन लोगों के बीच में एडजस्ट करके आपको रखना है। तो इसीलिए एक जो सोशियोलॉजी होती है वो आपकी नर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ए नर्स हु हैज़ नॉलेज अबाउट रिचुअल्स, जो भी आपके रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, एट डिफरेंट पीपल कैन हैंडल द पेशेंट। देखो जब आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं तो उस हॉस्पिटल में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जो धर्म है उनके लोग आपके पास आएंगे क्या करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। तो हर धर्म के अंदर अलग अलग प्रथाएं आपको मिलेगी। तो आपको हर धर्म के लोगों के रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए उसी हिसाब से आपको उनका ट्रीटमेंट करना है। जैसे सपोज करो कोई ऐसी लेडीज़ है या कोई भी ऐसा आपके पास कोई पेशेंट्स है जो मेल है वो आ जाता है, अब उसको क्या है आपका फास्ट करने की आदत है। जैसे फीमेल को आपका सोमवार का, मंगलवार का फास्ट करने की आदत है, वो आपके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अब वो बीमार है बट उनको फास्ट करना है, वो उनके धर्म में कि नहीं साहब हमको तो सोमवार का व्रत करना ही करना है, चाहे मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी लेकिन मेरे को तो व्रत करना ही करना है। अब वो जिद पर आ गए, आप बोलोगे नहीं आपको दवाई लेनी है, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये आपका जो रूल है उसके खिलाफ है।
जो अपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ोगे उनके अंदर है कि आप कभी भी आपके मरीज को कोई भी ड्रग या कोई भी दवाई लेने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये एक पेशेंट्स का राइट होता है कि वो दवाई लेने के लिए आपसे मना कर सकता है। तो आपको अगर आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो हर धर्म के नॉलेज, जो हर धर्म के जो लोग हैं उनको आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। अगर उनको जिद है कि नहीं हम नहीं खाना तो ठीक है, आप उनको खाना मत दो ओरली, आप IV फ्लूइड लगा के उसको जो बॉडी की जो फ्लूइड है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अगर सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो सोशियोलॉजी क्या करेगी, जो अलग अलग धर्म के जो लोग आपके पास आए हैं, अलग अलग रिचुअल्स एंड कस्टम्स के जो लोग आपके पास आए हुए हैं, उन मरीजों को आपको कैसे हैंडल करना है वो कौन बताएगा, आपका सोशियोलॉजी आपको बताती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सोशियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इरेडिकेशन सोशल प्रॉब्लम। कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या हेल्प करती है, जो समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं वो आजकल होती ही रहती है, बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं को समझना और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी सोशियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत मरीज आपके पास ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक एडिक्ट है। अब एक तरीके से एक सोशल प्रॉब्लम है समाज के अंदर, गाली गलौज करना, एक शराब पीकर, ठीक है ना, तो या फिर अब उनका लीवर डैमेज है, ठीक है, अब वो आपके पास आया है, नहीं मैं तो शराब पीऊँगा इसके बाद में भी, तो आपको क्या करना है, उसको समझाना है, उसको समझना है और उसको आपको दूर करने का प्रयास है वो आपको करना चाहिए। तो एक जो नर्स होती है उसको क्या करना है, आपका जो समाज के अंदर बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझना है और उनको दूर करने के प्रयास है वो आपको करने चाहिए। उनके डिसएडवांटेज के बारे में, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके जो डिसएडवांटेज है उनके बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है। नेक्स्ट आता है आपका विदाउट सोशियोलॉजी नॉलेज ए नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। कि बिना सोशियोलॉजी की नॉलेज के एक नर्स कम्युनिटी के बारे में नहीं समझ सकती, या कम्युनिटी की नॉलेज के बिना या सोशियोलॉजी की नॉलेज के बिना जो समाज के लोग हैं उनको एक नर्स नहीं समझ सकती। इसलिए एक नर्स को आपका सोशियोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देखे, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपने देखा। अब तक अपन ने डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में अपन ने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ लिया है। इसके बारे में बाद में अपन कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे इसकी ब्रांचेज है, इसके स्कोप है, उनके बारे में अपन अब धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन 4 पॉइंटों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। कि जो सोशियोलॉजी की जो स्कोप है आपके, उनके नर्सिंग के अंदर क्या क्या काम है, कि आपका नर्सिंग के अंदर जो इसके स्कोप है वो आपका क्यों ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो इसके अंदर अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। अब तक अपन ने जो पढ़ा इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसके नेचर के बारे में पढ़ा और सोशियोलॉजी का नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये पढ़ा। अब पढ़ेंगे स्कोप का नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलो अपन अब इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सोशियोलॉजी विल हेल्प द डॉक्टर एंड नर्सेज टू नो, जानने में द कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ द पेशेंट, जैसे उसकी कास्ट है, उसका क्या धर्म है। तो देखो कि जो आपकी सोशियोलॉजी होती है वो किस में हेल्प करती है, डॉक्टर्स एंड नर्स की, टू नो, जानने में कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ द पेशेंट, कि जो भी पेशेंट आपके पास आया हुआ है उस पेशेंट्स की उसका क्या कल्चर है और उसकी क्या सोशल लाइफ है, उन दोनों को जानने के लिए आपका जो नर्सिंग है या सोशियोलॉजी है उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। जैसे कोई भी जो मरीज़ आपके पास आया है उससे क्या कास्ट है, क्या धर्म है, कौन सी उसकी जाति है, ठीक है ना, तो उन सब की नॉलेज के लिए या वो चीज़ जानने के लिए आपका जो स्कोप है वो नर्सिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, सोशियोलॉजी विल हेल्प टू डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू नो कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट। जो सोशियोलॉजी है वो आपके डॉक्टर्स एंड नर्स को आपके मरीज़ के कल्चर एंड सोशल लाइफ जानने के लिए
बहुत हेल्प आपकी करती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका पर्सनल एडजस्टमेंट, कि कोई भी चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पेशेंट हो, उसको उस हॉस्पिटल के सिचुएशन, जो उस हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है या कोई भी सिचुएशन है, उसके अंदर अपने आप को कैसे ढालना है या उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, उसमें कौन हेल्प करेगा? उसमें भी आपकी सोशियोलॉजी ही आपका हेल्प करेगी। तो नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी विल हेल्प डॉक्टर्स एंड नर्सेज एज ए पर्सन, एक पर्सन के तौर पर आपके जो डॉक्टर्स हैं एंड नर्सेज हैं टू एडजस्टमेंट विद द सिचुएशन इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक एज ए कोई पर्सन है, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, वो अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट आपका कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको स्कोप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो विद डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पेशेंट, कि जो आपका डॉक्टर्स हैं और जो अदर डॉक्टर्स हैं, अदर नर्सेज हैं और कोई भी पेशेंट्स है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन उस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है तो आप लोगों को अपने आप को उस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे एडजस्ट आपको करना है, उसके लिए भी आपकी सोशियोलॉजी है या जो स्कोप है, इनकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, ठीक है, कि कोई भी डिजीज है उसको होने से पहले ही रोक देना, ठीक है ना, होने से पहले ही रोक देना आपका प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो प्रिवेंशन भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपका टर्सरी। प्रीमोर्डियल के अंदर वो चीज़ें आती हैं आपके, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आपका आता है। एक आता है आपका प्राइमरी इंटरवेंशन। प्राइमरी के अंदर है कि जो डिजीज़ आपकी हो रही है उस डिजीज़ को होने से पहले ही रोक देना। डिजीज़ अभी हुई नहीं है, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया? उस बीमारी को रोक दिया, ठीक है। अब इसके बहुत एग्जाम्पल है, जैसे एक्सीडेंट को रोकना है तो आपको हेलमेट पहनना है, तो हेलमेट प्राइमरी के अंदर आ गया, ठीक है ना। योगा करना है, अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीज़ें जिनसे बीमारी ना हो, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी प्राइमरी इंटरवेंशन के अंदर आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपका आती है। इसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अब आपकी बीमारी हो चुकी है, अब उस बीमारी को ज़्यादा ना हो या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो, उन सबको रोकने के लिए जो आप ट्रीटमेंट देते हो वो ट्रीटमेंट आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। अब टर्सरी है, सब काम हो गया, तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसको वापस पुनः ठीक करना या वापस पहले जैसा करना, जो रिहेबिलिटेशन आता है वो आता है आपका टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो जनरली सुपरफिशियली मैंने आपको बताया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के बारे में, कि कोई भी डिजीज़ है उसको आपको कैसे प्रिवेंट करना है। अब सपोज करो, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैं आपका कोई स्लम एरिया के अंदर रहता हूँ, कि मेरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत गंदा संदा रहता है, तो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो नर्स ने और डॉक्टर ने क्या किया? मेरी जो सोशल बैकग्राउंड है उसके बारे में पता किया कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसा मेरा पहनावा है, मेरा आसपास का क्षेत्र कैसा है, साफ़ सुथरा है या नहीं है। अब उनको ये चीज़ पता लगी कि भाई जो इसका एनवायरनमेंट है वो थोड़ा ठीक नहीं है, कोई फैक्ट्री है आसपास जिसके धुआं 24 आवर्स आती है, तो बीमारी तो ऑफकोर्स होनी है। तो वो मेरे सोशल बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने पता लगाया, ठीक है ना। या फिर समाज, जैसे घर परिवार में कितनी स्ट्रेस है, कितनी स्ट्रेस नहीं है, किस चीज़ को लेके स्ट्रेस है, तो उन्होंने मेरे सोशल बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। तो उस सोशल बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करके जो बीमारी हो रही है उसको रोकने में क्या कर सकती है? मदद है वो आपका कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जो स्कोप के अंदर सोशियोलॉजी है उसका क्या काम है? प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, कि कोई भी डिजीज है उसको होने से पहले ही रोक देना। तो देखो इसके अंदर स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू आइडेंटिफाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ पेशेंट, कि जो पेशेंट है उसका जो सोशल बैकग्राउंड है उसको जानने के लिए सोशियोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हेल्प हो सकती है? जो बीमारी है उसको प्रिवेंट किया
जा सकता है। तो अपन ने अभी 3 स्कोप जो है उनके बारे में देखा कि आपका स्कोप है वो नर्सिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंस है। तो अपन ने पहला देखा कि सोशियोलॉजी की जो स्टडी होती है वो क्या करेगी, आपकी जो पेशेंट है उसके कल्चर एंड उसकी जो सोशल लाइफ है उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे उसके ट्रीटमेंट में हेल्प आपकी मिल सके। नेक्स्ट आपका पर्सनल एडजस्टमेंट, कि डॉक्टर हो चाहे नर्स हो चाहे आपका मरीज हो, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें अपने आप को कैसे आपको एडजस्ट करके रखना है, उसके लिए भी आपका सोशियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। लास्ट 3rd नंबर का आता है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, कि कोई भी डिजीज़ है उसको होने से पहले ही रोक देना, उसमें आपकी सोशियोलॉजी वो आपकी हेल्प आपकी करती है। तो आप इन अपन डिस्कस करते हैं स्कोप के बारे में। अपन ने अभी तक देखे कि 3 स्कोप है जिनके नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4th नंबर के बारे में, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि कोई भी ट्रीटमेंट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सोशियोलॉजी के स्कोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो जैसे द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू आइडेंटिफाई द सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। जैसे बहुत तरीके के पेशेंट आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे। अब जैसे सपोज करो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, आपने उसको दवाई दी, अब उसने बोला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं लूँगा मैं तो दवाई, ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। उनके फैमिली वालों को आपने बुलाया, समझाया, उसके नहीं समझ आया, उनके फिक्स है कि मैं दवाई नहीं लूँगा, अगर दवाई लूँगा तो मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अब उसके क्या हो गया, वो साइकोलॉजिकल फिक्स हो गया। तो आपको क्या करना है, उस मरीज़ से अच्छा APR बनवा के उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश आपको करना है। अगर एक बार उस मरीज़ के माइंड में क्या चल रहा है, अगर उस चीज़ का आपने पता लगा लिया, तब तो आप क्या कर सकते हो, उस मरीज़ का ईजिली ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। और अगर आपको मरीज़ के एक बार कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर फिक्स हो गई कि मेरे को नहीं ये दवाई नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, फिर वो नहीं लेगा किसी के भी कहने पर, तो आपको क्या करना है कि कोई भी जो पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उस पेशेंट के साइकोलॉजिकली आपको उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो अपने मन की बातें आपको बता देता है तब तो क्या होगा, आपका जो ट्रीटमेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी विल हेल्प नर्स टू आइडेंटिफाई द सोशियो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। अगर आपने एक बार आपके मरीज की सोशियो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम के बारे में पता लगा लिया तो ये आपकी जो ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हो उसकी क्वालिटी में आपका इम्प्रूव करके आपका जो भी पेशेंट है उसको जल्दी रिकवर होने में आपकी मदद है वो आपकी कर सकता है। तो इसीलिए आपका जो स्कोप है वो आपका नर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम ऑफ सोशल प्लानिंग। जो आपकी सोशियोलॉजी होता है उसकी जो स्टडी होती है वो जो गवर्नमेंट बहुत सारी आजकल स्कीम्स हैं वो चला रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं समाज के अंदर लोगों को अवेयर करने के लिए, तो उन चीज़ की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आपके जो मरीज़ है या गाँव उनके अंदर ऐसे सोशल प्रोग्राम्स के बारे में आप लोगों को अवेयर कर सको। तो उसके लिए भी आपका सोशियोलॉजी आपका बहुत ज़रूरी है। तो सोशियोलॉजी की स्टडी क्या करेगी, आपको सपोर्ट करती है, जो बहुत सारी स्कीम्स जो कर चल रही है गवर्नमेंट की उनको लोगों को बताने के लिए। तो देखो इसके अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम्स ऑफ सोशल प्लानिंग। कि सोशल प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट की जो बहुत सारी जो स्कीम चल रही है उनको सपोर्ट करने के लिए जो नर्स है उनको सोशियोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आपको समाज की या आपको सोशियोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप जो गवर्नमेंट की जो हेल्थ सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चला रखी है
उनको लोगों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जिससे लोगों को क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपका मिलता है। जैसे अभी गहलोत जी ने चलाई थी, जैसे आपका बीमा वगैरह हुआ था लोगों का 25-25 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हुआ था। अब वो स्कीम लोगों को तो नहीं पता, जब वो आपके पास आते हैं और आप लोग उनको बताते हो तब जाके उनको पता लगता है कि सरकार ने ये स्कीमें भी निकाल रखी है जिनसे उन गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो सोशियोलॉजी की स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि आप जो गवर्नमेंट है उनकी जो सुविधाएं मिल रही है लोगों को, उनके बारे में आप लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर सको। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसका एग्जांपल है आपका फैमिली हेल्थ प्रोग्राम एंड वेलफेयर। जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखे उनको आपको क्या करना है, लोगों को बताना है। नेक्स्ट आता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो देखो सोशियोलॉजी की स्टडी इसलिए ज़रूरी है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। जो गवर्नमेंट ने कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी हेल्प जो सुविधाएं वो लोगों को दी है एंड बहुत सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लोगों के लिए चलाए गए। उन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स या जो कम्युनिटी हेल्थ जो सर्विसेज है इनको इम्प्रूव करने के लिए या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए आपका सोशियोलॉजी की स्टडी करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने अभी 3 स्कोप के बारे में देखा कि जो स्कोप होता है वो नर्सिंग में क्यों ज़रूरी होता है। तो अपन ने फर्स्ट पढ़ा था इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपने आपके मरीज की सोशियो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम के बारे में पता लगा लिया तो आप अच्छे से अपनी जो ट्रीटमेंट है उसकी क्वालिटी बढ़ाकर आपके मरीज़ को जल्दी ठीक कर सकते हो। जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्थ सुविधाएं या जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाए हुए हैं उनके बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है, जिससे वो क्या हो सके, अपनी जो बीमारी है उसका फ्री इलाज करवा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसका फ़ायदा ले सके और ठीक हो सके और अपना जो जीवन यापन है वो आसानी से कर सके। नेक्स्ट आता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कि जो गवर्नमेंट्स के अंदर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो चलाई जा रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा या उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये नर्स को जानना बहुत ज़रूरी है समाज के बारे में। तब तक आप इन जो 3 पॉइंट्स हैं इनको भी आप नोट डाउन हैं। 7 नंबर के स्कोप इन नर्सिंग के क्या क्या महत्व है। अपन ये स्कोप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, स्कोप अलग है। अपन ये पढ़ रहे हैं कि स्कोप के नर्सिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर का आता है आपका केयर ऑफ स्पेशल ग्रुप इन सोसाइटी। जो आपके समाज के अंदर जो स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप का मतलब जैसे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं या फिजिकली या मेंटली कोई इम्पेयर्ड पीपल है, जो फिजिकली थोड़ा सा विकलांग है या थोड़े मेंटली थोड़े से पागल है उन लोगों का, या कोई HIV या एड्स से ग्रसित है, ऐसे लोगों की आपको स्पेशल केयर आपको करनी है, ठीक है ना। क्योंकि समाज के अंदर ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपन किस निगाहों से देखते हैं, गलत निगाह देखते हैं, अरे तो विकलांग है इसको छोड़ो, क्या मतलब है, इससे कौन क्या करेगा, ठीक है ना। तो एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है इन लोगों को समाज के अंदर। तो इन लोगों की आपको बहुत अच्छे से आपको स्पेशल केयर करनी है। तो देखो इसके अंदर क्या है आपका कि स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प टू नर्स इम्प्रूव देयर केयर ऑफ स्पेशल ग्रुप इन सोसाइटी। तो स्पेशल ग्रुप है जैसे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, जो फिजिकली मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन है, अफेक्टेड HIV एड्स से, ऐसे लोगों को आपको स्पेशल केयर आपको देने, इन लोगों का आपको विशेष अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ अगेन दोबारा कि जो हमारा जो कोचिंग संस्था है वो आपका दौसा के अंदर गणेशपुरा रोड पर है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी कोचिंग संस्था से ऑफलाइन कोचिंग अगर लेना चाहता है तो इस टाइम जो रनिंग बैच है वो आपके BSc नर्सिंग सेमेस्टर एंड आपके GNM नर्सिंग के ये तीनों क्लासेस के जो बैचेज हैं वो आपके रनिंग है। इसके अलावा पोस्ट BSc वाले बच्चे हैं उनका बैच भी जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा, उसकी डेट्स अनाउंस कर दी जाएगी। अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आप संपर्क करें एंड ऑफिस में आकर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।
और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों से भी उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपके जो दोस्त हैं जो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर या जीएनएम पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा आपका मिल सके। अगर इसके अलावा कोई ऐसा यूनिक टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, मैंने पहले भी बताया है, उस टॉपिक के बारे में आप हम लोगों को कमेंट्स बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं कि सर हमको इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। हम लोग हमारी टीम के साथ बोलकर जल्दी से जल्दी उस सिस्टम को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवा देंगे। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, IPR के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है कि IPR क्या होता है। स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी हेल्प टू बुड, अच्छा डेवलप करती है IPR बिटवीन पेशेंट्स, मेडिकल पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट। जो आपका पेशेंट आपके आए हैं, जो डॉक्टर है और जो नर्स है, उन सबके अंदर आपको IPR क्या करना है, बिल्ड करना है, बनाना है। जितना अच्छा आप IPR डेवलप करोगे उतना अच्छा आप एक मरीज़ की क्या कर सकते हो, केयर या उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो कोई भी पेशेंट है, मरीज है, उसकी बीमारी को रोकने के लिए, उसको क्योर करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए, उसकी हेल्थ को आपका IPR बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके मरीज़ की बहुत अच्छे से केयर करनी है या उसको जल्दी ठीक करना है तो उसकी जो भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या कोई भी उसकी कल्चरली या सोशो इकोनॉमिकली कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको जानो, उसको पहचानो। अगर आपने एक बार आपके मरीज़ की अगर साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम के बारे में पता लगा लिया तो आप उसको तुरंत ठीक करके आपके मरीज़ को जल्दी ठीक कर सकते हो। तो आज अपन ने डिस्कस किया 3-4 टॉपिक्स के बारे में। अपन ने आज देखा सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, सोशियोलॉजी की नेचर के बारे में, और आपका कि जो सोशियोलॉजी है उसका नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और जो स्कोप है उसका नर्सिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस। जो चारों आपके जो कुछ टॉपिक्स अपन ने देखे वो बहुत इम्पोर्टेंस है। इनके अंदर से आपको 4 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें एंड हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।